नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. ओके, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब है द स्पीड डज नॉट रिमेन्स कांस्टेंट. अगर स्पीड कांस्टेंट नहीं है तो अगर v किसी भी इंस्टेंट पे स्पीड है जो कि चेंज हो रही है टाइम के साथ, ठीक है, r उसका रेडियस है सर्कल का और m मैग्नीट्यूड है, तो एक्सीलरेशन इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. तो एक्सीलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. तो अपन इसको ऐसे लिखते हैं, ठीक है. एक और चीज होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, जिसको अपन सिंपली ऐसे भी लिख सकते हैं dv बाई dt. अगर ऊपर एरो नहीं लगाऊं तो वो वेलोसिटी को नहीं, स्पीड को डिनोट करता है. ये रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड है. तो इसको अगर अपन सर्कुलर मोशन में देखें तो ये अपने लिए क्या कहलाता है? ए टेंजेंशियल, जो कि स्पीड को चेंज करने के काम में आता है. एक सेंटीमीटर एक्सीलरेशन तो हमेशा ही रहेगा तुम्हारे पास, जो कि क्या होगा? v स्क्वायर बाय आर. जो अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन है तो v चेंज हो रहा है, तो ac भी हर इंस्टेंट पे चेंज हो जाएगा. अब अगर तुम ये देखो, सपोज पार्टिकल ऐसे सर्कल में जा रहा है, किसी भी इंस्टेंट पे सपोज पार्टिकल यहाँ पे और उसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में v है, ठीक है, तो उसका टेंजेंशियल एक्सीलरेशन भी इसी डायरेक्शन में होगा उस इंस्टेंट पे, और उसका सेंटीमीटर एक्सीलरेशन किस डायरेक्शन में होगा? इस डायरेक्शन में होगा. तो उसका नेट एक्सीलरेशन क्या होगा? नेट एक्सीलरेशन ये होगा जो कि a होगा. ये तुम्हारा a है, ये तुम्हारा a टेंजेंशियल है और ये तुम्हारा a सेंटीमीटर है. तो अपन बोल सकते हैं a इज इक्वल टू a सेंटीमीटर r कैप माइनस, क्योंकि a सेंटीमीटर सेंटर की तरफ है और अपना r वेक्टर क्या है? वो यहां से मेजर होता है इस डायरेक्शन में, ठीक है. तो ये r कैप का डायरेक्शन, और ये वाला जो डायरेक्शन है ना वो थीटा कैप का डायरेक्शन कहलाता है. ये एंगल थीटा के लिए होता है. तो अपन बोल सकते हैं प्लस a टेंजेंशियल थीटा कैप. अगर तुम यूं देखो तो ये दोनों वेक्टर क्या है? एक दूसरे के परपेंडिकुलर है. a टेंजेंशियल और a सेंटीमीटर एक दूसरे के परपेंडिकुलर. तो अपना रिजल्टेंट एक्सीलरेशन जो होगा ना, मैग्नीट्यूड, वो क्या हो जाएगा? a टेंजेंशियल स्क्वायर प्लस a सेंटीमीटर का स्क्वायर. ये वाली जो इक्वेशन है ना, ये जरूरी नहीं कि तुम याद रखो, तुम्हें खाली ये मालूम होना चाहिए तुम्हारा a सेंटीमीटर और a टेंजेंशियल हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, और a सेंटीमीटर हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, a टेंजेंशियल हमेशा टेंजेंट टू द सर्कल है. तुम यहाँ पे देख लो, तुम्हारे पास अब दो फोर्स भी दो हो गए. जो टोटल फोर्स है ना वो दो पार्ट में डिवाइड हो गया, F सेंटीमीटर प्लस F टेंजेंशियल. सेंटीमीटर फोर्स सेंटर की तरफ एक्ट कर रहा है, टेंजेंशियल फोर्स सर्कल के टेंजेंट है. तुम देख लो सेंटीमीटर फोर्स हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, सेंटीमीटर फोर्स हमेशा. तो वर्क डन बाय दिस फोर्स जो होगा ना, वर्क डन इज इक्वल टू 0. सेंटीमीटर फोर्स की वजह से हमेशा वर्क डन क्या होगा? क्योंकि वो हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, यानी डिस्प्लेसमेंट का हमेशा परपेंडिकुलर रहेगा. और टेंजेंशियल फोर्स की वजह से जो होगा वर्क डन, दैट इज नॉट इक्वल टू 0. तो जो F की वजह से वर्क डन होगा ना, जो F की वजह से जो वर्क डन निकालोगे वो हमेशा टेंजेंशियल फोर्स की वजह से जो वर्क डन होगा ना वही होगा, क्योंकि सेंटीमीटर फोर्स की वजह से वर्क डन हमेशा 0 रहेगा. क्लियर है? ये सारी बातें तुम्हारे को ध्यान रखनी चाहिए जब भी सवाल सॉल्व करोगे. तो ट्राई करो ये सवाल.
किस किस से हो गया देख लो यहाँ पे, जिनसे नहीं हुआ है। वेलोसिटी किसी टाइम पे दे रखी है, उस टाइम पे रेडियस दे रखा है, तो सेंटीमीटर एक्सीलरेशन सीधा सीधा आ जाएगा v²/r। और तुम्हारा दे रखा है कि वेलोसिटी हर सेकंड कैसे इंक्रीज हो रही है, 100 मीटर पर सेकंड हर सेकंड इंक्रीज हो रही है। सो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन दे रखा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड 100 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो नेट एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, at² प्लस ac²। आंसर आ गया, ठीक है। मिटा दो इसको। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट जो वर्टिकल सर्कल का मोशन होता है, सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का। अगर अपन ने एक रस्सी ली, स्ट्रिंग, जिसे मास m को लटकाया, ओके, एंड लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज लेट्स से r। अगर अपन ने उस रस्सी को वेलोसिटी u दी, मतलब इस बॉब जो है ना मास m के, इसको वेलोसिटी u दी, तो पॉसिबिलिटी है कि वो यहां पे आए, वापस यहां पे रिटर्न हो जाए, यानी कि इस हाफ ऑफ द सर्कल में रह जाए। पॉसिबिलिटी है कि वो यहां तक पहुंचे और फिर एक पैराबोलिक पाथ फॉलो करके यहां पे आ जाए, ठीक है। और पॉसिबिलिटी है कि वो यहां पे पहुंच जाए। 3 केस है अपने पास, ठीक है। वो डिपेंड करते हैं इस वेलोसिटी u पे। सबसे पहले पहला केस कंसीडर करते हैं, ये वाला रीजन। इस रीजन की जब मैं बात करता हूं, तो इस रीजन में क्या होता है, इस रीजन में v वेनिशेस, इस रीजन में क्या होता है, t वेनिशेस। t क्या है, टेंशन इन द स्ट्रिंग, और v क्या है, वेलोसिटी ऑफ द बॉब। तो इस रीजन में t इज नॉट इक्वल टू 0, एंड इस रीजन में v इज नॉट इक्वल टू 0। और इस रीजन में पहुंचने की क्या कंडीशन है, वो अभी अपन डिस्कस करते हैं, ओके। सो लेट्स से कि कभी भी इफ दिस मेक्स एन एंगल थीटा, इफ दिस मेक्स एन एंगल थीटा, तो उस इंस्टेंट पे अगर अपन इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाए, तो t तो यहां की तरफ एक्ट कर रहा है, अगर ये एंगल थीटा है तो, ठीक है। mg यहां पे था, उसके 2 कंपोनेंट ले लिए, mg cos थीटा एंड mg sin थीटा। mg sin थीटा वाला जो कंपोनेंट है ना, वो इसको वापस से नीचे लाने की कोशिश कर रहा है। mg sin थीटा तो अलोंग द नॉर्मल हो गया है, तो परपेंडिकुलर है, तो उसको वापस से अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे लाने वाला फोर्स कौन सा है, mg sin थीटा। क्लियर है। ये कितना हाइट ऊपर गया है, इतना हाइट ये ऊपर चला गया है ना। यहां पे था बॉटम पे, यहां तक गया तो कितना हाइट ऊपर गया, इतना हाइट ऊपर गया। इफ यू राइट द इक्वेशन, सबसे पहले अपन सेंट्रीफ्यूगल एक्सीलरेशन की इक्वेशन लिखते हैं, तो टेंशन T सेंटर की तरफ एक्ट कर रहा है, mg cos थीटा इधर की तरफ एक्ट कर रहा है, तो नेट फोर्स सेंटर की तरफ कितना है, T माइनस mg cos थीटा। ये अपना क्या है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। और अगर इस समय इसकी वेलोसिटी v है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना है, mv²/r। सो दिस इज इक्वल टू mv²/r। क्लियर। और अगर मैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाऊं, यहां पे बॉटम पे अपना वेलोसिटी कितनी दी है u,
अगर सपोज कर लो यहाँ पे वेलोसिटी v है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा लो, हाफ एम यू स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, और काइनेटिक किस में कन्वर्ट हो गई है, पोटेंशियल एनर्जी में। कितना हाइट राइज हुआ है, h प्लस एम जी एच। अब h कितना है, ये टोटल लेंथ कितनी है r, और ये लेंथ कितनी है r cos थीटा, ये लेंथ कितनी है, तो ये लेंथ कितनी हो गई r माइनस आर cos थीटा। तो h की जगह अपन लिख लेंगे r माइनस आर cos थीटा। तो अपने पास आ जाएगा v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gr 1 माइनस cos थीटा, और v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ यू स्क्वायर माइनस 2gr 1 माइनस cos थीटा। इधर से t की वैल्यू निकालो, t इज इक्वल टू एम जी cos थीटा प्लस एम वी स्क्वायर अपॉन आर विच इज एम यू स्क्वायर अपॉन आर प्लस सॉरी माइनस 2mgr 1 माइनस cos थीटा अपॉन r। This is equal to mu square upon r minus 2mg plus 2mg cos theta। कुछ गलत तो नहीं किया मैंने, ये एम जी कॉस थीटा और ये प्लस एम जी कॉस थीटा, तो ये ऐड करना भूल गया, 3mg cos थीटा विच इज इक्वल टू m कॉमन निकाल दूं मैं तो यू स्क्वायर अपॉन आर माइनस जी 2 माइनस 3 cos थीटा। ये टेंशन टी आ गया। मेरे पास दो एक्सप्रेशन आ गए, एक v का एक्सप्रेशन आ गया ये वाला, और एक t का एक्सप्रेशन आ गया ये वाला। ठीक है, अब यही दो एक्सप्रेशन है जो तुम्हारे को पूरे इक्वेशन में काम में आएंगे। देखो इधर लोअर पोर्शन में देखो, इस हाफ में देखो cos थीटा की वैल्यू, थीटा की वैल्यू यहां से यहां तक किस में जाती है, 0 से लेके π/2, 0 से लेके 90 डिग्री तक। cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0। cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0। तो अगर v u स्क्वायर 2gr 1 माइनस cos थीटा होता है तो v क्या हो गया, 0 हो गया। तो इस मतलब है इस पूरे रेंज में v के 0 होने के चांसेस है, v के 0 होने के चांसेस है। और u v 0 यहां पे होगा उस समय कब कंडीशन होगी, अगर यहां पे v को 0 करता हूं मैं तो थीटा क्या हो गया 90 डिग्री, cos 90 क्या होता है 0।
अगर मैं इस पॉइंट पे v को 0 करता हूं, इस पॉइंट पे अगर मैं v को 0 करता हूं तो मेरे को u की वैल्यू क्या मिलती है, रूट ऑफ 2rg। देख लो इधर थीटा को 90 डिग्री पुट कर दो, cos 90 0 हो गया, तो ये हो गया u स्क्वायर माइनस 2rg। सो v स्क्वायर इज इक्वल टू, v को 0 कर दिया, देन u इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2rg आ गया। क्लियर है? तो उसके पहले भी v 0 हो सकता है किसी और वैल्यू के लिए, तो इस रेंज में पूरे में v 0 हो सकता है, होता ही है। हम पेंडुलम को धक्का मारते हैं तो अगर यहां तक आता है, रेस्ट पे आता है, तभी तो वापस नीचे आ जाता है, और अपना सिंपल पेंडुलम जो है SHM करता है। क्लियर है? तो इसका मतलब क्या हो रहा है, नीचे वाले पोर्शन में u 0 हो रहा है। अब नीचे वाले पोर्शन में t की वैल्यू देखो, cos थीटा जो है u स्क्वायर माइनस जी 2 माइनस 3 cos थीटा, इस रेंज में थीटा हमेशा 1 से कम होगा। थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2 पे cos थीटा 0 हो जाएगा, cos थीटा 0 हो जाएगा। तो अगर cos थीटा 0 हो जाता तो u स्क्वायर अपॉन r माइनस 2g हो जाएगा। u स्क्वायर इज इक्वल टू 2rg हो गया, u स्क्वायर इज इक्वल टू 2rg। अगर u इससे कम है तो v इसके पहले ही 0 हो गया। अगर u इससे कम है 2rg से तो v पहले ही 0 हो गया। अच्छा, इस रस्सी में कभी टेंशन 0 होता है क्या? ये तो हमेशा टाइट रहती है। इसका मतलब लोअर हाफ में टेंशन कभी भी 0 नहीं होगा, लोअर हाफ में टेंशन कभी भी 0 नहीं होगा। अगर मैं कोई भी पॉइंट ले लूं यहां पे जहां पे v 0 हो गया, कोई भी पॉइंट ले लूं यहां पे जहां पे v 0 हो गया, तो उससे मेरे पास क्या आएगा, 2rg cos थीटा की वैल्यू आ जाएगी ur के टर्म में। उस वैल्यू को तुम यहाँ पे पुट कर सकते हो, उस वैल्यू को तुम यहाँ पे पुट कर सकते हो, तुम्हारे को t मिल जाएगा। क्या करते हैं अपन करके देख लेते हैं। t इज इक्वल टू mu स्क्वायर बाय r माइनस 2mg प्लस 3mg cos थीटा, 3mg cos थीटा। और मैंने क्या कर दिया, v को 0 कर दिया है, किसी भी एंगल थीटा के लिए v को 0 कर दिया, तो u स्क्वायर क्या आ गया 2rg 1 माइनस cos थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, m 2rg 1 माइनस cos थीटा अपॉन r माइनस 2mg प्लस 3mg cos थीटा। मैं अभी थीटा लेस देन पाई बाय 2 के लिए हूं, है ना, थीटा लेस देन पाई बाय 2 पे, क्योंकि थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2 पे तो अपना v 0 हो रहा है, तो अपन थीटा लेस देन पाई बाय 2 पे v को 0 कर रहे हैं। थीटा ग्रेटर देन पाई बाय 2 पे क्या होता है, देख लो पहले। थीटा ग्रेटर देन पाई बाय 2 पे क्या होता है, cos थीटा क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो ये टर्म पॉजिटिव हो जाती है, ये टर्म पॉजिटिव हो जाती है। और ऊपर वाले हाफ में कभी भी v 0 नहीं हो पाएगा, ऊपर वाले हाफ में कभी भी v 0 नहीं हो पाएगा। उसका रीजन ये है कि ऊपर वाले हाफ में जाने के लिए u की वैल्यू उतनी रहेगी कि v कभी 0, मतलब u स्क्वायर हमेशा इसका बड़ा होगा, u स्क्वायर हमेशा इससे बड़ा होगा। मैं तुम्हारे को बताता हूं अभी, यहां पे आ जाओ, ये क्या आ गया, r से r कट गया, दिस इज माइनस 2mg cos थीटा प्लस 3mg cos थीटा इज इक्वल टू mg cos थीटा। टेंशन t की वैल्यू क्या आ गई, mg cos थीटा। अपन कहां पे, थीटा लेस देन पाई बाय 2 के लिए, तो थीटा लेस देन पाई बाय 2 के लिए t 0 हो सकता है क्या, नहीं, थीटा लेस देन पाई बाय 2 के लिए cos थीटा हमेशा पॉजिटिव है, लेस देन ग्रेटर देन 0 लेस देन 1 है, यानी कि v तो 0 हो सकता है लेकिन t कभी भी 0 नहीं होगा, यहां ध्यान रख लेना। v वैनिश हो सकता है, t इज नॉट इक्वल टू 0। वैसे भी तुम्हारे को सिंपल पेंडुलम के एग्जांपल से याद है, अगर तुम रस्सी से बॉब को लटकाते हो पत्थर को और छोटा सा SHM करवाते हो ऐसा इस पाई बाय 2 के नीचे नीचे, तो रस्सी हमेशा टाइट रहती है, और एट मैक्स क्या होता है कि बॉब यहाँ पे जाके वापस नीचे आता है, तो यहाँ पे उसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, 0। डिपेंड करता है तुमने u कितनी ज्यादा दी है, पत्थर उतना ऊपर जाएगा, लेकिन किसी पॉइंट पे जाके उसकी u 0 हो जाएगी और वापस नीचे आएगा।
So in the lower half of the circle, t will never vanish, v will become 0. वर्स्ट कंडीशन अपन ने क्या किया, यहां पे ले गए. अगर यहां पे ले जाके अगर अपन ने v को 0 कर दिया, यहां पे जब अपन ने v को 0 किया तो यहां पे थीटा की वैल्यू क्या, π/2. तो अपने को u की वैल्यू क्या मिली, √2rg. और जब तुमने यहां पे v को 0 किया है और u को √2rg पुट करते हो तो इस पॉइंट पे t भी 0 हो जाता है. देख लो, u स्क्वायर को 2rg पुट कर दो और थीटा को cos थीटा 90 कर दो, cos 90 0 हो जाता है, तो t भी 0 हो गया. यानी कि अगर अपन ने u √2rg दी, यहाँ पे वेलोसिटी √2rg दी, तो पार्टिकल यहाँ पे आएगा, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी भी 0 हो जाएगी और टेंशन भी 0 होगा. लेकिन थीटा लेस देन π/2 के लिए टेंशन कभी भी 0 नहीं होगा. क्लियर है? तो क्या कंडीशन है तुम्हारे को, लोअर हाफ ऑफ द सर्कल में t नेवर वेनिशेस, v will vanish. For the minimum velocity u is √2rg, पार्टिकल 90 डिग्री तक जाएगा, यहाँ पे t और v दोनों वेनिश हो जाएंगे, यहाँ पे t और v दोनों वेनिश हो जाएंगे. यहाँ तक क्लियर हो गया? लोअर हाफ में t की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहेगी, तुम लोग देख सकते हो. लोअर हाफ में t की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहेगी. वो तुम्हारे को एक्चुअली यहां से भी दिख जाएगा, तुम यहां से देख लो, इस इक्वेशन से देख लो, t = mg cos थीटा प्लस mv²/r. इस इक्वेशन में देखो, लोअर हाफ में, लोअर हाफ का क्या मतलब है, थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू π/2. ये टर्म हमेशा पॉजिटिव है, m हमेशा पॉजिटिव था, r हमेशा पॉजिटिव था. v² की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, v² की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, 0. यानी ये टर्म या तो पॉजिटिव होगा या 0 होगा. यानी टेंशन t कभी नेगेटिव हो सकता है क्या, नहीं हो सकता. यानी रस्सी कभी स्लैक होगी क्या, एट मैक्स t क्या हो सकता है, 0. कब 0 होगा, जब cos थीटा 0 हो जाए. cos थीटा 0 मतलब थीटा 90 हो जाए, और जब थीटा 90 हो रहा है तो मैं v को भी 0 कर दूं. तो जब थीटा 90 हो रहा है और v को 0 कर दिया, उस समय t 0 हो गया और उस समय u की क्या वैल्यू आ गई, √2rg. मतलब अगर तुमने बॉटम मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी √2rg दी तो पार्टिकल मैक्सिमम यहां तक पहुंचेगा और वापस नीचे आ जाएगा. और अगर तुमने लेस देन √2rg दी, अगर तुम्हारी वेलोसिटी लेस देन √2rg है तो वेलोसिटी पहले ही कहीं पे 0 हो जाएगी, वेलोसिटी पहले ही कहीं पे 0 हो जाएगी और यहीं पे पेंडुलम बन के ऑसिलेशन करने लग जाएगा. t 0 नहीं होगा. उतार लो ये पूरा. सेकंड हाफ क्या है, ये वाला. अगर सेकंड हाफ में आते हैं तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाती है, थीटा इज ग्रेटर देन π/2 एंड लेस देन पाई. उस रीजन में पहुंच गया अपन. ठीक है, सो इफ यू कम हियर, तो mg यहाँ पे लग रहा था, एक्चुअली वो mg cos थीटा जो बाहर आता है वो mg cos ऑफ पाई माइनस थीटा, cos ऑफ पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस cos थीटा होता है. तो mg अगर तुम यहाँ पे देखोगे कहाँ पे, थीटा क्या है, π/2 से पाई के बीच में, यानी cos थीटा के लिए क्या हो गई, नेगेटिव हो गई. cos थीटा के लिए नेगेटिव हो गई तो ये टर्म नेगेटिव हो जाएगा, ये टर्म नेगेटिव हो जाएगा, ये टर्म तो पॉजिटिव ही रहेगा. सब t की वैल्यू क्या हो जाएगी, mv²/r माइनस प्लस mg cos थीटा, वेयर cos थीटा इज नेगेटिव. तो t क्या हो सकता है, नेगेटिव 0 हो सकता है. कैसे 0 होगा कि mv²/r माइनस mg cos थीटा इज इक्वल टू 0 हो जाए, तो t 0 हो सकता है. v की वैल्यू को चेक करें, v² u² माइनस 2gr 1 माइनस cos थीटा. cos थीटा नेगेटिव है तो ये टर्म क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी. अगर ये टर्म पॉजिटिव हो गई तो ये टोटल टर्म हो जाएगी u² माइनस 2gr समथिंग पॉजिटिव, समथिंग पॉजिटिव. लेकिन अपनी ऑलरेडी u जो है वो 2rg से बड़ा है. अगर v 0 हो रहा है, ओ सॉरी, अगर t 0 हो रही है यहाँ पे, तो v² की वैल्यू क्या हो जाएगी,
माइनस 2rg cos थीटा। v स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, और cos थीटा नेगेटिव है तो v जीरो हो रहा है क्या, v जीरो हो रहा है क्या, नहीं हो सकता है, v जीरो नहीं हो सकता है। इस एक्सप्रेशन को देख के तुम्हारे को पता चल जाएगा, इस एक्सप्रेशन को देख के ये टर्म क्या है, नेगेटिव है, ये टर्म क्या है, नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, दोनों मिला के जीरो हो सकता है, जीरो हो सकता है, इसका मतलब t जीरो हो सकता है। अगर मैं रीअरेंज कर दूं तो मैं क्या लिखूंगा, mv स्क्वायर अपॉन r इज इक्वल टू t माइनस mg cos थीटा, मैं ऐसे लिखूंगा। अगर मैं ऐसे लिखूंगा, क्या t नेगेटिव हो सकता है, नहीं, t की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, जीरो। ये क्या बचा, माइनस mg cos थीटा, cos थीटा में थीटा पाई बाई 2 से पाई के बीच में, तो cos थीटा क्या है, तो ये टोटल टर्म क्या हो गई, पॉजिटिव, यानी v स्क्वायर पॉजिटिव ही रहेगा। cos थीटा की वैल्यू जीरो कब होगी, 90 डिग्री पे, अपन इसको क्रॉस कर चुके, थीटा 90 से ज्यादा है, तो cos थीटा जीरो हो सकता है क्या, cos थीटा जीरो, पाई बाई 2 से पाई के बीच में cos थीटा जीरो हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है। तो ये टर्म हमेशा पॉजिटिव रहेगी, ये टोटल t जीरो हो सकता है, मतलब अपर हाफ में क्या हो रहा है, t वेनिश हो सकता है, v जीरो नहीं हो सकता है। अगर t वेनिश हो गया, अगर t वेनिश हो गया, t वेनिश हो गया तो उस इंस्टेंट पे क्या होगा, अगर तुम यहां पे देखो तो इसकी वेलोसिटी v इस डायरेक्शन में, अभी तक क्या था कि टेंशन t था तो सेंट्रीपिटल फोर्स था, टेंशन t के वेनिश होते ही सेंट्रीपिटल फोर्स गायब हो गया, अब क्या बचा, v बचा और ग्रेविटी, यानी कि तुमने एंगल थीटा से, ये जो भी एंगल है ना, ये एंगल अल्फा, इस एंगल अल्फा से पार्टिकल को फेंका है, तो पार्टिकल कैसा मोशन करेगा, पैराबोला, तो ये तुम्हारी बन जाएगी, ये तुम्हारा बन जाएगा प्रोजेक्टाइल मोशन। और ये पैराबोला करता हुआ वापस यहां पे कहीं पे आके सर्कुलर मोशन को ज्वाइन करेगा और वापस से पार्टिकल यूं आ जाएगा। ओके, अब वो डिपेंड करता है कि टी कहां पे जीरो होता है, तो पार्टिकल कहां से प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा और कैसा पाथ फॉलो करेगा, वो अलग बात है। तो जिस भी पॉइंट पे पार्टिकल की वेलोसिटी जीरो और टेंशन टी जीरो होगा, उधर से प्रोजेक्टाइल मोशन बन जाएगा, वो सवाल पे डिपेंड करता है कहां पे होगा। तो समझ में आ गया, इस पोर्शन में क्या हो रहा है, टी जीरो हो रहा है, वी जीरो नहीं हो सकता है। टी जीरो होते ही पार्टिकल क्या हो जाएगा, फ्री फॉल पोजीशन में आ जाएगा। फ्री फॉल में हमेशा कौन सा मोशन होता है, प्रोजेक्टाइल मोशन होता है। पार्टिकल प्रोजेक्टाइल मोशन कंप्लीट करेगा और वापस से कहीं पे आके सर्कल को ज्वाइन करेगा, और यहाँ पे जब आएगा ना तो स्ट्रिंग वापस से टाइट हो जाएगी, टेंशन टी वापस से आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? अगर पार्टिकल यहाँ पे पहुंच जाता है तो थीटा की वैल्यू पाई हो जाती है। थीटा की वैल्यू क्या होती है, पाई। तो कॉस पाई क्या होता है, -1। अगर अपन t को जीरो कर दें, अगर अपन t को जीरो कर दें तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर टॉप मोस्ट पॉइंट पे, इस पॉइंट पे इफ v इज इक्वल टू जीरो, सॉरी t इज इक्वल टू जीरो, तो अपने पास v की वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो पुट कर दो t को, थीटा को पाई पुट कर दो, तो v की वैल्यू क्या आ जाएगी, √rg, v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ rg। अगर v की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ rg आ रही है यहां पे, तो यहां पे पुट करो v की वैल्यू को, rg पुट करो, स्क्वायर रूट ऑफ rg, cos थीटा को क्या पुट करोगे, -1, तो तुम्हारे पास आ जाएगा u इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 5rg। यानी कि अगर तुम्हारे पास मिनिमम वेलोसिटी स्क्वायर रूट ऑफ 5rg है तो पार्टिकल यहां तक पहुंच जाएगा। अगर यहां पे यूजुअली स्क्वायर रूट ऑफ 5rg पुट कर रहे हो तो t की वैल्यू क्या हो रही है, जीरो, टेंशन t जीरो हो गया, लेकिन t जीरो होते ही पार्टिकल जस्ट थोड़ा सा आगे बढ़ जाएगा और आगे बढ़ते ही वापस से टेंशन आ जाएगा और पार्टिकल क्या करेगा,
सर्कुलर मोशन करेगा, पार्टिकल क्या करेगा, सर्कुलर